आज मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ाने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है चतुर्थ सेमेस्टर वालों का, उसमें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद को। आज मैं आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय पढ़ाऊँगा और फिर इसके बाद इनकी व्याख्याओं पर चर्चा की जाएगी। तो चलिए हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय के संदर्भ में क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता दूं। तो आज सबसे पहले कोई भी लेखक हो, कवि हो, तो जब उसका हमें जीवन परिचय लिखना होता है तो हमेशा हम 3-4 बातों पर फोकस करते हैं। पहला, वह कब पैदा हुआ और उसका जन्म स्थान क्या है और उनके माता पिता का नाम। फिर इसके बाद उस लेखक और कवि के जीवन के संदर्भ में दूसरे पड़ाव पर हम चलते हैं कि उसकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई। फिर शिक्षा दीक्षा के बाद रचनाओं का वैशिष्ट्य कैसा हुआ, इन पर हम चर्चा करते हैं और अंत में लेखक या कवि की मृत्यु पर चर्चा करते हैं। तो इन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय पर चर्चा करने शुरू करना चाहते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म माघ शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि संवत 1955 में हुआ था। यानी आप समझ रहे हैं छात्रों, संवत 1955 संवत में जब हम 57 साल घटा देते हैं तो हमें सन प्राप्त हो जाता है। इसमें देखिए, क्योंकि माघ शुक्ल पक्ष है इसलिए जब हम इस पर विचार करते हैं तो वहां 57 साल नहीं घटाएंगे, 56 साल घटाएंगे। इसका कारण यह है कि जो पौष, माघ और फाल्गुन 3 महीने में हम 56 घटाते हैं और बाकी महीनों में हम 57 वर्ष घटाते हैं ईस्वी प्राप्त करने के लिए। तो जब हम देखिए घटाएंगे तो माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को 29 फरवरी सन 1899 ईस्वी पाया जाता है। देखिए छात्रों, जन्म के संदर्भ में, इनके जन्म समय के संदर्भ में कुछ किताबों में 1898 भी दिया हुआ है, किंतु आपको भ्रम में नहीं पड़ना है। आपको यह बात मानकर चलनी है कि इनके जीवन के संदर्भ में एक पुस्तक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखी है, निराला की साहित्य साधना। तो हम उसी पुस्तक को प्रमाणिक मानकर इनके जन्म समय को निर्धारित करते हैं। उसमें इनका जीवन परिचय माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि संवत 1955 दिया हुआ है। उसके अनुसार हम इनका जन्म समय 29 फरवरी 1899 प्राप्त करते हैं। ठीक है छात्रों, तो 29 फरवरी नहीं, 28 फरवरी। देखिए छात्रों, फिर इसके बाद हम इनके जन्म स्थान के संदर्भ में ये बताया जाता है कि इनके पूर्वज, इनके पिताजी राम सहाय त्रिपाठी जी प्रारंभ में बैसवाड़े का एक स्थान है गढ़ल कोला, उन्नाव जिले में बैसवाड़े का एक स्थान है गढ़ल कोला। उस स्थान से जाकर के बंगाल में सबसे पहले पुलिस की नौकरी करने लगे थे और पुलिस की नौकरी के बाद बंगाल के मिदनापुर जिले के महिषादल के राजा के यहाँ उनके अंगरक्षक के रूप में इनके पिताजी कार्य करते थे। अतः इन्हें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के रूप में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अतः सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल का मिदनापुर जिला माना जाता है। लेकिन इनके पूर्वजों का जब नाम आएगा तो आप तुरंत बता देंगे कि उन्नाव जिले के बैसवाड़े तहसील के गढ़ल कोला नामक गांव में इनका पैतृक आवास था। प्रारंभ में ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रारंभिक शिक्षा
बंगाल के ही एक अंग्रेजी स्कूल में हुई। इसके उपरांत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपनी प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी स्कूल से आगे निकल करके उन्होंने जूनियर, फिर इसके बाद उन्होंने कक्षा 9 में प्रवेश लिया और प्रथम श्रेणी में कक्षा 9 की परीक्षा पास की। फिर इसके बाद कक्षा 10 में प्रवेश लिया, किंतु अच्छा परिवेश और फेल हो जाने के कारण ये अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं कर सके, किंतु इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी भाषा का प्रगाढ़ अध्ययन किया। बालक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बचपन का नाम सूर्य कुमार था और 4 वर्ष की ही अवस्था में इनकी मां का भी देहांत हो गया। फिर इसके बाद 14 वर्ष की अवस्था में यानी सन लगभग 1913 ईस्वी के आसपास इनका विवाह हुआ। इनके विवाह के संदर्भ में बताया जाता है कि इनका विवाह रायबरेली जिले के डलमऊ के निवासी, रायबरेली जिले के डलमऊ निवासी रामदयाल दुबे की पुत्री रामदयाल दुबे की पुत्री से इनका विवाह संपन्न हुआ, जिनका नाम, इनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी था। फिर देखिए छात्रों, इसके बाद इनका विवाह 1913 ईस्वी में हुआ। फिर 1914 ईस्वी में इन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और सन 1914 में इनका जो पुत्र हुआ उसका नाम रामकृष्ण। 1914 ईस्वी में जो पुत्र हुआ उसका नाम रामकृष्ण तथा 1917 में एक पुत्री इन्हें प्राप्त हुई जिसका नाम सरोज रखा गया। किंतु उसी वर्ष, जिस वर्ष इनकी पुत्री सरोज पैदा हुई, उसी वर्ष इनके पिता की मृत्यु हो गई, जिससे परिवार का सारा भार और परिवार का सारा खर्च सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पर आ गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपने घर का खर्च देखने के लिए, परिवार का बोझ संभालने के लिए पुनः बंगाल गए और वहाँ के राजा के यहाँ इन्होंने नौकरी कर ली। किंतु 1 वर्ष उपरांत इनकी पत्नी का निधन, एक खतरनाक बीमारी उस समय फैली थी। उस बीमारी का नाम इन्फ्लुएंजा था। इन्फ्लुएंजा की चपेट में आकर इनकी पत्नी मनोहरा देवी का देहांत हो गया। फिर इसके बाद तदंतर उसी बीमारी के प्रभाव से, इन्फ्लुएंजा के प्रभाव से इनके चाचा, भतीजे एवं अन्य जो इनके परिवार के सदस्य थे उनकी भी धीरे धीरे मृत्यु हो गई और जिससे इनका मन अत्यंत खिन्न हो गया। जब इन्हें अपने परिवार की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो इन्होंने बंगाल से नौकरी छोड़ दी और बंगाल से आकर अपनी पुत्री सरोज को देखने के लिए ये अपने ससुराल जाते हैं, अर्थात रायबरेली के डलमऊ जिले में रामदयाल दुबे के यहाँ जाते हैं और वहाँ अपनी पुत्री सरोज से मिलते हैं जो अत्यंत छोटी थी। किंतु इनका
पारिवारिक मोह इतना अधिक था कि पुत्री के बारे में ये अधिक सोच नहीं सके और सब कुछ छोड़कर ये स्वतंत्र रूप से जीवन अपना बिताने लगे। और बिताते हुए धीरे धीरे इन्होंने प्रयागराज का रुख अग्रसर किया और प्रयागराज आए। प्रयागराज जब ये आए तो सन 1917 ईस्वी के आसपास इन्होंने एक रचना अपनी लिखी, जिसको तत्कालीन समय में सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे और उन्होंने निराला जी की कविता जूही की कली को छापने से मना कर दिया। और उसमें तर्क यह दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कि इस कविता में कविता का गुण नहीं है, जिससे त्रिपाठी जी के मन को और आघात पहुंचा। किंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ही इनको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को समन्वय नामक पत्र के संपादन कार्य को सौंपा और जिसका निराला जी ने बखूबी पालन किया और समन्वय नामक पत्र का संपादन कार्य भी किया। फिर इसके बाद सन 1923 ईस्वी में जब महादेव प्रसाद सेठ ने मतवाला नामक पत्र निकाला, तो मतवाला नामक पत्र के सह संपादक के रूप में भी निराला जी ने कार्य किया। फिर इसके बाद इन्होंने प्रयाग की गंगा पुस्तक माला में भी कुछ समय तक संपादन कार्य किया। इसी बीच इन पर कई साहित्यिक आरोप भी लगे, क्योंकि जूही की कली जो कविता इन्होंने लिखी थी, उसके बाद इन्होंने अनामिका नाम से 1918 में एक कविता संग्रह लिखा, जिसमें जो भी कविताएं थी उनमें कविता का गुण नहीं था। छंद, तुक, लय बद्ध कविताएं वे थी ही नहीं। अतः उन कविताओं का बहुत विरोध हुआ। उन कविताओं को केचुआ छंद वाली कविताएं कहा गया। इस कारण से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे दयनीय होती चली गई, क्योंकि एक तरफ तो उनके पास कोई रोजगार का शुभ अवसर न था, दूसरी तरफ जिस पत्र का वे संपादन कार्य करते थे उस समय उन पत्रों का चलन उतना अधिक नहीं था कि इन्हें कोई विशेष धन मिल सके, जिस कारण से इनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती चली गई। धीरे धीरे इनकी पुत्री सरोज बड़ी होती गई और बड़े होते होते जब हम 17 वर्ष की अवस्था में पहुंची, तब इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अपने से उच्च गोत्र के एक लड़के से कर दिया। निराला जी के जीवन के संदर्भ में यह बताया जाता है कि निराला जी जब प्रारंभिक समयों में थे और इनकी पत्नी का निधन हो गया, अर्थात कम समय में ही, यानी 1917 में जब निराला जी मात्र 18 वर्ष की अवस्था में थे, तभी इनकी पहली पत्नी का देहांत हो गया। तो इनकी कुंडली में यह योग था कि इनका 2 विवाह होगा। किंतु निराला जी ने जब यह बात देखी तो उन्होंने कहा कि अब मैं इस पांडित्यपूर्ण व्यवहार से आगे निकलना चाहता हूँ। यह जो ढोंग इत्यादि की भविष्य पहले से जो लिखने की प्रवृत्ति है, इससे मैं आगे निकलना चाहता हूँ। और इन्होंने जीवन भर विवाह न करने की हठ ठानी और जिसका पालन भी इन्होंने किया। इसके बाद कई रिश्ते इनके घर आए और उन रिश्तों को इन्होंने ठुकरा भी दिया। और जितनी बार एक रिश्ता तो ऐसा भी आया था, वे अपनी सरोज स्मृति में बताते हैं निराला जी, कि उसमें सब कुछ तय हो गया था,
लेकिन जब इन्होंने अपनी पुत्री सरोज का मुख देखा तब जाकर के उन्होंने इस विवाह से मना कर दिया और जीवन भर विधुर रहने का संकल्प लिया। 1936 ईस्वी में जब इनकी पुत्री सरोज का देहांत हो गया, क्योंकि विवाह किया गया था, विवाह के बाद 2 वर्ष बाद इनकी पुत्री का देहांत हो गया, जिससे ये अत्यंत क्षुब्ध हो गए। एक तो साहित्य के क्षेत्र से इन्हें कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिल रही थी, दूसरी तरफ धीरे धीरे करके इनका सारा परिवार लुप्त हो गया, इनकी आंखों से ओझल हो गया। प्रारंभ में पिता की मृत्यु, पत्नी की मृत्यु, चाचा की मृत्यु, चचेरे भाइयों की मृत्यु का दुखद समाचार प्राप्त हो रहा था। फिर इसके बाद जितनी रचनाएं ये लिख रहे थे उन रचनाओं को 2 शब्द लिख करके वापस कर दिया जाता था, जैसा कि वे सरोज स्मृति में बताते हैं कि मैं लिखता आवाज गति मुक्त छंद पर संपादक गण निरानंद, कि जो भी संपादक गण होते थे वो 1-2 लाइन में कि आपकी कविता में कविता का कोई गुण नहीं है अतः इसे छापा नहीं जा सकता है, 1-2 लाइन में उत्तर लिख करके इनकी कविताएं वापस कर देते थे। तो उन कविताओं का भी क्षोभ था। दूसरी तरफ पुत्री की मृत्यु का दुखद समाचार प्राप्त हुआ, जिससे ये अत्यंत खिन्न हो गए और इन्होंने सन 1936 ईस्वी में अपनी पुत्री की स्मृति में सरोज स्मृति नामक हिंदी के सबसे पहले शोक गीत का प्रणयन किया। फिर इसके बाद इनकी लेखनी आगे बढ़ती चली गई। तुलसीदास, फिर उसके बाद इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अत्यंत ही चर्चित हुई, चाहे अर्चना हो, नए पत्ते हो, बेला हो, गीत गुंज हो, सांधकली हो, अणिमा हो, कुकुरमुत्ता हो। सबसे ज़्यादा ये चर्चित रहे थे कुकुरमुत्ता नामक कविता के लिए, क्योंकि कुकुरमुत्ता कविता में ये बताते हैं कि जो लघु मानव है कितनी भी सुंदरता वो ले ले, कितना भी वह श्रेष्ठ गुणों से युक्त हो जाए, किंतु वह व्यक्ति हमेशा ही उपेक्षित रहता है, जबकि कोई उच्च कुल में उत्पन्न होने वाला जो व्यक्ति है गुलाब की तरह कांटे ही बोने वाला, किंतु उसे समाज में सदैव श्रेष्ठ माना जाता है। इस तरह की प्रवृत्ति इनकी कविता कुकुरमुत्ता में व्यक्त हुई है। लघु मानव की प्रतिष्ठा पर जोर दिया गया है, लेकिन सरोज स्मृति के बाद इनकी रचनाओं में एक अभूतपूर्व परिवर्तन हमें दिखलाई पड़ता है, जिसके प्रभाव स्वरूप हम देखते हैं कि इन्हें तरह तरह की उपाधियां प्रदान की जाने लगी। जहां इनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी, वहीं इनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और जैसे जैसे इनकी लेखनी आगे बढ़ती गई और ये हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अमर लेखनी लिखते चले गए। फिर इसके बाद सन 1960 ईस्वी में जब ये बीमार पड़े तो फिर इसके बाद कभी ठीक नहीं हुए। 15 अक्टूबर 1861 ईस्वी को 15 अक्टूबर 1861 ईस्वी को 9:45 पर यह कमला शंकर दारागंज वाले चित्रकार के बरामदे में इस लोक को छोड़कर सदा परलोकवास कर गए, किंतु इनकी लेखनी आज भी हमारे पास जीवित है। इनके व्यक्तित्व के विषय में बताया जाता है कि निराला की साहित्य साधना में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि ये किस तरह की प्रवृत्ति, किस तरह का इनका व्यक्तित्व था। मैं रामविलास शर्मा के कुछ शब्दों को आपके सामने चर्चित करना चाहूँगा। खादी का लंबा पंजाबी कुर्ता, लुंगी, पैरों में चप्पल अथवा उसका भी अभाव, ऐसे वेश
कुछ समय पहले निराला का वेश विन्यास बड़ा ही रोमांटिक था। धोती और कुर्ता साफ धुले हुए, इत्र से चुपड़ी हुई स्कंध, केश राशि उनके व्यक्तित्व में एक नवीन आकर्षण भर देती थी। इस तरह सादा जीवन और उच्च विचार वाले निराला जी थे। इनके निराला जी के व्यक्तित्व के संदर्भ में ओमकार शरद लिखते हैं कि इनकी असाधारण लंबा कद, तना शरीर, भावना में बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर विजयी सैनिक का रंग, बातचीत के लहजे में तीखापन और तेजी, वाणी में चुंबक सा खींच लेने की शक्ति, होठों पर कभी मुस्कान कभी गंभीरता, नाक नक्शा कुछ ऐसा कि पहले तो आंखें फिसलती फिर जम जाती, जो हटाए ना हटती थी। बहुत पतले होठ, जब हिलकर कुछ कहते तो वाणी से अमृत की वर्षा की कल्पना सजीव हो उठती थी। लंबे तगड़े शरीर पर बाजुओं का कसबल और भारीपन देखकर इन नरसिंह के सामने श्रद्धा से सिर झुक जाता था और उनकी लंबी लंबी पतली कलात्मक उंगलियां देखकर अजंता की चित्र कलावली उंगलियां याद आ जाती थी। ये इनके विषय में बताते हैं ओमकार शरद कि कितना बेहतरीन और अद्भुत व्यक्तित्व का पालन करने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। इनका व्यक्तित्व कितना था कि लेखक इनके व्यक्तित्व की बखान करते हुए नहीं थकते हैं और इनके व्यक्तित्व को बताकर वे अत्यंत ही स्वयं को प्रसन्नचित्त महसूस करते हैं। इतनी बड़ी प्रतिभा को लेकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पैदा हुए थे। इनके विषय में महादेवी वर्मा जी ने भी कुछ बातें कही हैं जो इस प्रकार हैं। किसी को पीड़ा हो या किंचित कष्ट हो तो वे सुनकर तुरंत व्याकुल हो उठते थे। उनका कष्ट व्यक्तिगत न रहकर इतना समष्टिगत रहता था कि उसका निवारण प्राय कठिन हो जाता था। एकाकी व्यक्ति के लिए समष्टिगत व्यथा संभालना महामानव की ही अपेक्षा रखता है। निराला जी ऐसे ही महामानव थे। उनके व्यक्तित्व पर चाहे जितने प्रहार हुए वे विचलित नहीं हुए। स्वर्ण को गलाकर किसी भी सांचे में इन्हें ढाला जा सकता है, परंतु हीरे को हम क्या तोड़ सकते हैं क्या? जैसे सोना होता है तो हम हमेशा गलाकर उसे नए रूप में परिवर्तित कर देते हैं, किंतु हीरा कभी तोड़ा नहीं जा सकता। तो निराला जी उसी तरह के हीरे थे कि कितना भी प्रयास किया गया संपादकों द्वारा कि ये मुक्तक छंद की रचनाओं को छोड़कर छंदबद्ध तुक और लय से युक्त रचनाएं करें, किंतु निराला जी अपने व्यक्तित्व को छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने एकदम ऐसी ऐसी रचनाओं का प्रणयन किया जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अत्यंत ही चर्चित हुई। तत्कालीन समय में उन्हें पद प्रतिष्ठा और सम्मान की प्राप्ति उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। उनकी रचनाओं को छापने से इनकार किया गया संपादकों द्वारा, किंतु वे हार नहीं मानी। उन्होंने जो अपने मन में ठान रखा था उसे कार्य रूप में परिणत करने का भी साहस दिखलाया। ये प्रवृत्ति निराला जी में थी। अब निराला जी की जो कुछ काव्य कृतियां और अन्य गद्य के क्षेत्र में जो उन्होंने लेखन कार्य किया है उनकी चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूँ। तो उनकी काव्य कृतियां निम्नलिखित हैं। इनकी जो काव्य कृतियां हैं उसमें अनामिका का पहला भाग सन 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर इसके बाद परमल 1930 में प्रकाशित हुई, गीतिका 1936 में, अनामिका 1938 ईस्वी में जो अनामिका का दूसरा भाग था। तो देखिए छात्रों, अनामिका भाग 1923, अनामिका भाग 2 1938। इसमें और इसमें अंतर ये है कि इसमें जो कविताएं हैं इसमें केवल 6 से 7 कविताएं ही प्रकाशित हुई हैं, किंतु जो 1938 में अनामिका प्रकाशित हुई
उसमें अन्य कविताएं जैसे सरोज स्मृति, रेखा, वनबेला, तुड़ती पत्थर, राम की शक्ति पूजा जैसी कविताएं भी सम्मिलित की गई अनामिका भागों में। फिर इसके बाद तुलसीदास कविता 1939 में, कुकुरमुत्ता कविता 1942 में, अणिमा कविता 1943 में, बेला 1946 में, नए पत्ते 1946 में, अपरा 1950 ईस्वी में, अर्चना 1950 ईस्वी में, आराधना 1950 ईस्वी में, गीत गूंज 1954 ईस्वी में, सांध्र कली कविता 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो देखिए ध्यान देने की बात यह है कि मैं अब एक कविता संग्रह के बारे में आपसे चर्चा करने चल रहा हूँ। इनकी पहली कविता कविता संग्रह अनामिका नाम से सन 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह कविता संग्रह भाषा और भाव के दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोणों से यह अत्यंत ही श्रेष्ठ कविता है। इसमें सरोज स्मृति, रेखा, वनबेला, वह तोड़ती पत्थर, राम की शक्ति पूजा जैसी कविताएं संग्रहित की गई हैं। और इनकी जो प्रारंभिक कविता थी जूही की कली, यह भी इसी कविता संग्रह में अनामिका में ही समाहित हुई है। इसके बाद इनका दूसरा कविता संग्रह परिमल है, जिसका प्रकाशन काल 1930 ईस्वी में है। इसमें ओजस्विता, इस कविता संग्रह में ओजस्विता, भाव प्रखरता और आवेग की तीव्रता दृष्टिगत हुई है। इस कविता संग्रह में जूही की कली, संध्या सुंदरी, यमुना के प्रति, विधवा, भिक्षु, बादल रात, जागो फिर एक बार जैसी कविताएं इसी संग्रह में है। जैसे भिक्षु कविता परिमल कविता संग्रह से में संग्रहित है। भिक्षु कविता जो हम छोटी कक्षाओं में पढ़े हुए हैं, वहाँ आता दो टूक कलोजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को झोली का फैलाता, वह आता दो टूक कलोजे के करता पछताता। ये जो कविता है यह परिमल नामक कविता संग्रह के एक कविता के रूप में चित्रित है, संग्रहित है। भिक्षु कविता बहुत ही चर्चित कविता है परिमल में। इसमें जागो फिर एक बार कविता भी बहुत चर्चित कविता है। फिर इसके बाद इनका तीसरा कविता संग्रह गीतिका नाम से सन 1936 ईस्वी प्रकाशित हुआ। गीतिका कविता संग्रह में गीत और साहित्यिक रागिनियों का सुंदर समावेश किया गया है। छायावादी गीत की दृष्टि से यह अत्यंत ही सुंदर रूप में प्रखरित है, या आप यह कह सकते हैं कि इसमें 101 गीतों की अंजलि में मानव मुक्ति की साधना पिरोई हुई है। नारी तथा प्रकृति का रूपात्मक चित्रण इसमें हुआ। इसमें श्रृंगारिकता की प्रधानता पूर्ण रूप में व्यक्त हुई है। अनामिका भाग 2 मैंने जैसा कि आपसे बताया कि सरोज स्मृति इत्यादि कविताएं इसमें संग्रहित हैं। तो देखिए छात्रों कभी कभी पूछ लेता है कि अनामिका का प्रकाशन काल क्या है। तो चाहे 1938 हो विकल्प में या 1923, आप ये समझेंगे कि इसका भाग 1 1923 में प्रकाशित हुआ था, अनामिका का भाग 2 1938 ईस्वी में। फिर इसके बाद इनकी अगली कविता है तुलसीदास, जिसका प्रकाशन काल सन 1939 ईस्वी है। 1939 ईस्वी में प्रकाशित इनकी तुलसीदास कविता भाषा और भाव की दृष्टि से अत्यंत ही श्रेष्ठ कविता है। इस कविता की वस्तु योजना अत्यंत नाटकीय गरिमा से परिपूर्ण है। इसमें तुलसीदास की काव्य कला का विस्तृत वर्णन किया गया है कि तुलसीदास किस तरह के कवि थे, और निराला जी अपने लेखनी के माध्यम से तुलसीदास की रचनाओं की समीक्षा करते हुए आगे बढ़ते हैं और तुलसीदास की रचनाओं को विस्तृत ढंग से चित्रित करते हैं। इनकी अगली कविता तुलसी कुकुरमुत्ता सन 1942 में प्रकाशित हुई।
यह कुकुरमुत्ता जो कविता थी यह निराला की प्रगतिशील चेतना, यथार्थवादी और व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण की परिचायक कही जा सकती है। इस कविता में, कुकुरमुत्ता कविता में लघुमानव की प्रतिष्ठा चित्रित हुई है। फिर इसके बाद इनका इसमें निराला जी अपने कवित्व के संदर्भ में प्रारंभिक समयों में जिन कष्टों को झेलते हुए वे आगे बढ़े थे उसका चित्रण इसमें किया गया है। इस कविता संग्रह में साहित्यिक मनीषियों, राजनेताओं और धार्मिक मनीषियों के प्रति अपना दृष्टिकोण चित्रित हुआ है। फिर इसके बाद नए पत्ते सन 1946 में प्रकाशित हुआ इनका कविता संग्रह है। यह निराला की प्रगतिवादी, अभिनव, प्रयोगवादी कविताओं का संग्रह है। इसमें वर्षा, स्फटिक शिला, कैलाश में शरत जैसी कविताएं संग्रहित की गई हैं। इसके बाद सन 1950 ईस्वी में इनका अपरा नामक कविता संग्रह प्रकाशित हुआ। इस अपरा नामक कविता संग्रह में देश की आजादी के बाद के मानवों का चित्रण किया गया है कि जो आजादी के बाद व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन होना चाहिए था वह परिवर्तन नहीं हो पाया है। इसके अलावा इनका अर्चना, आराधना और गीत कूच कविता संग्रह भी अत्यंत ही श्रेष्ठ है। सांध्रकली इनकी कविता 1969 ईस्वी में जो प्रकाशित हुई थी यह इनकी मृत्यु के बाद हुई थी। इनके जीवन पर रामविलास शर्मा ने ही रिसर्च करते हुए कुछ कविताओं का संग्रह प्राप्त किया था जो बाद में कविताओं के रूप में चित्रित हुई। इसके अलावा इन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध और रेखा चित्र पर भी अपनी लेखनी चलाई है। इनके उपन्यासों में अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती और चोटी की पकड़, काले कारनामे आदि प्रमुख हैं। इनकी कहानियों में लिली, सखी, सकुल की बीवी, चतुरी चमार और देवी नामक कहानी संग्रह इनके बहुत ही चर्चित रहे हैं। निबंध के क्षेत्र में इन्होंने प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतिज्ञा और इसके अलावा प्रबंध पूर्णिमा, चाबुक चयन, पद्म प्रबंध नामक श्रेष्ठ निबंधों का प्रणयन इन्होंने किया है। रेखा चित्र के क्षेत्र में भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है और इन्होंने कुल्ली भाट और बिल्ले सुर बकरिया जैसे रेखा चित्रों का भी प्रणयन किया है। तो छात्रों, आज के लिए इस प्रकरण में इतना ही। अगले प्रकरण में जब हम मिलेंगे तो इनकी कविता सरोज स्मृति पर चर्चा करेंगे।